आज पढ़ते हैं कल्लू कुमार की उनाकोटी। इस चैप्टर को लिखा है के विक्रम सिंह ने। और पहले इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों है। कल्लू एक कुम्हार है। कल्लू एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, और बेसिकली वो मिट्टी के ही काम करते हैं। उसका नाम कल्लू है और उसकी एक कहानी है। और उनाकोटी एक जगह का नाम है जो त्रिपुरा में पड़ता है। त्रिपुरा हमारा इंडिया का स्टेट्स है, वन ऑफ द स्टेट्स। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और उसमें एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है उनाकोटी। कोटि का मतलब होता है 1 करोड़, और उना जो होता है वो 1 करोड़ से एक कम। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा कि जब हम हिंदी की गिनतियां करते हैं तो जैसे 19 और 20 में उन लगा है, 29 और 30 में 29 का मतलब होता है एक 30 से एक कम। 39 और 40 में एक कम 40 से, और 49 और 50 में एक कम 50 से। तो जहां पर उन लगता है उसका मतलब एक कम होता है उसके नेक्स्ट नंबर से, यानी उन्ना कोटि मतलब 1 करोड़ से एक कम। तो आइए शुरू करते हैं। के विक्रम सिंह जी इसमें अपनी कहानी बता रहे हैं। इससे पहले वो बैकग्राउंड में जो करंट स्टेट है, या जो उनके कहानी लिखने का तरीका है, वो काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अच्छा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। सो वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ध्वनि में एक अद्भुत गुण है कि एक क्षण में वो आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा देता है। ध्वनि यानी कि आपकी जो साउंड है, जो उसकी आवाज़ है, उसमें एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको किसी भी दूसरे समय संदर्भ मतलब किसी और टाइम में पहुंचा देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई म्यूजिक या कोई आवाज़ कभी पहले सुनी है और आप दोबारा सुनते हैं तो आपको याद आ जाता है कि उस समय मैं वहाँ था, या ये कर रहा था, वो कर रहा था, या कुछ भी। ये जो आपकी जो ध्वनि है, जो साउंड है, उससे स्टार्ट किया उन्होंने। अब वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो जाते हैं, यानी कि मैं बहुत जल्दी नहीं उठता, और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहब की सोबत में लंबे सैर पर निकल जाते हैं। लोधी गार्डन दिल्ली में एक जगह का नाम है जो काफ़ी फेमस गार्डन है, जहाँ पर लोग सुबह सुबह उठ करके वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और सोबत मतलब होता है कि आप किसी के साथ मिल करके और लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मॉर्निंग वॉक के बारे में बात हो रही है। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, तो कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। ठंडी के समय में सूर्योदय थोड़ा सा जल्दी देर में होता है, और गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 4 बजे का टाइम इसलिए उन्होंने कहा है कि 4 बजे तो अंधेरा ही होता है, 4 बजे सूर्योदय नहीं होता। उठ करके अपनी चाय खुद बनाता हूँ, फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। तो ये ठंडी की सुबह की बात हो रही है, अलसाई सुबह, यानी मुझे सुबह सुबह बहुत ही आलस आता है। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। अखबार की खबरें तो मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ता हूँ कि थोड़ा अपने आलस को दूर करने के लिए चाय पीता रहता हूँ। और लेकिन वो दिमाग की कटी पतंग का मतलब ये होता है कि दिमाग को मैंने फ्री छोड़ दिया, और वो इधर उधर कहीं भी जाकर के कोई भी चीज कर रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रेशनेस आए, थोड़ी एनर्जी आ जाए। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। कटी पतंग योग का मतलब कि दिमाग को फ्री छोड़ देना, ताकि वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उस समय मॉर्निंग के टाइम में उनका एक तरीका था इसको करने का। और फ्री छोड़ने से क्या होता है कि आदमी ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। और इससे उन्होंने आगे लिखा है कि अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक पाता हूँ, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। उनको हर दिन लगता है कि मैं हर दिन उठूँ, कैसे मोटिवेट हूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाऊँ। तो इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को हर दिन को ऐसे जीते हैं, स्टार्ट ऐसे करते हैं। हर इंसान का अपना तरीका होता है, आपका अपना अलग होगा, उनका अपना अलग था। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब तक खुद को असमर्थ मानता हूँ। सिर पैर मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो जिंदगी है, जो दुनिया है, जो संसार है, उसका स्टार्टिंग और एंड क्या है। सिर पैर का मतलब स्टार्ट एंड एंड से रिलेटेड है, और वो समझ नहीं पाते, और मोस्टली ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में मेरी शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। खलल एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब होना, डिस्टरबेंस होना, या व्यवधान पड़ना। सो मेरी जो शांतिपूर्ण दिनचर्या थी कि मैं चाय सुबह उठता था, चाय पीता था, और फिर न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें एक दिन की बात है जिस दिन ये खलल पड़ गया। मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से। तो उस दिन वो अपने आप नहीं जगे, उनको एक बहुत तेज आवाज ने जगा दिया, जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। तो ऐसी इतनी तेज आवाज थी जो लग रहा था जैसे कि बहुत तेज तोप दग गया है या बम फट गया, यानी वॉर जैसी सिचुएशन आ गई। गोया
जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। सो ये उन्होंने इसको ऐसे कंपेयर किया जब ये गल्फ वॉर हो रहा था 1990s में, और अमेरिका और इराक के बीच में वॉर हो रहा था, बिकॉज इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया था, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो अमेरिका और इनके बीच में वॉर हो रहा था, जो कि लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर किया था। सो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इतनी तेज आवाज आई थी जैसे कोई वॉर चल रहा हो मेरे आंखों के सामने। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, दरअसल ये तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था। अब उसको उन्होंने इस तरीके से कंपेयर किया कि जैसे देवताओं का कोई खेल चल रहा हो स्वर्ग में, और उसकी आवाज, उसकी बिजलियों की चमक और बादलों की गरज, जो उसकी आवाज है और जो दिख रहा है वो हमें देखने को मिल रही है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा पड़ा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये फिर उन्होंने कंपेयर किया कि वो जो बादल हैं वो एक सैनिक की तरह हैं, और लेकिन उन सैनिकों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो इधर उधर लोगों से कहीं भी इधर उधर लड़ रहे हैं बादल, जिससे आवाजें आ रही हैं। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जारे की अलग सुबह का ठंडा बुरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। विक्षिप्त मतलब होता है कि पागलों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाले तड़ित। भेद भेद इसलिए दो बार यूज किया है ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है, जो आवाज आ रही है, तड़ित मतलब बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी जो आवाज आती है, वो इतनी ज्यादा तीव्र है कि उस जाड़े की जो ठंडी सुबह होती है, और उस समय बहुत तेज आवाज आ रही थी, और ठंडा बुरा आकाश भी था। और जो आकाश है, जो सनराइज के जस्ट पहले का जो टाइम होता है वो टाइम था, और ब्राउन कलर का आकाश दिख रहा था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। जो इस तरह की आवाजें आ रही थी, जो मुझे वॉर की तरह या एक जो भी चीजें मुझे दिख रही थी, मुझे लग रहा था जैसे कोई एक बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही हैं। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा के उन्नाकोटी की एक शाम को पहुंचा दिया। ये सब देख करके मुझे जो आवाजें आ रही थी, जो ध्वनि आ रही थी, वो मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा, जो अभी मैंने आपको बताया है, त्रिपुरा एक राज्य है, और उसमें उन्नाकोटी एक जगह है, वहां पर मैं कुछ साल पहले गया था, 3 साल पहले गया था, और वो एक शाम को मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे याद आ गया। अब वो उनके साथ क्या हुआ था ये आगे देखते हैं। 3 साल पहले, यानी कि दिसंबर 1999 में, ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। वहां पर एक टीवी शो था। टीवी शो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके तीन सीरीज थी। जैसे आजकल वेब सीरीज आती है, ऐसे पहले वो ऑन द रोड करके एक टीवी सीरीज आया करती थी, जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जो डेवलपमेंट हैं या जो उनके यूनिक चीजें उनके बारे में बताती थी। उसी का एक पार्ट था जो त्रिपुरा के बारे में बताने वाला था। उसकी शूटिंग के लिए वो वहां गए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने था। इसके पीछे जो बुनियादी विचार, मतलब जो बेसिक जो थॉट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि त्रिपुरा की पूरी जो लंबाई, त्रिपुरा की अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे, और 44 तो नंबर है। NH44 जो है पूरा नॉर्थ से साउथ तक जाता है, पूरी लंबाई में जाता है। और अगर उससे कोई ट्रेवल करता है तो उससे उसको क्या दिखता है, और उससे जो विकास संबंधी गतिविधियां और जो डेवलपमेंट है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में हम ऑन द रोड जाएंगे और उसके बारे में शूटिंग करेंगे और बताएंगे लोगों को कि त्रिपुरा ऐसा है। एंड दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। तो भारत में कई राज्य हैं जिनकी जनसंख्या, जिनका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उसमें से एक त्रिपुरा भी है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि का दर भी खासी ऊंची है। इसमें जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 34%, जो उस समय का है। ये 2001 की कहानी है। उस समय का 2001 की कहानी में 34% का इन्होंने फिगर दिया है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और शेष भारत, मतलब फोर्थ साइड जो है, जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड जो आप बोलेंगे, वो भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा पड़ता है। नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में इसके मिजोरम और असम है, जो इंडिया का पार्ट है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर, ये सारे सिटी हैं, मेन सिटी हैं, जो त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं, और ये बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है। ये सारे कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में, आप मैप में जैसे देख रहे हैं।
सो ये सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलासर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, लेकिन ये सारे के सारे बांग्लादेश के साथ में हैं। यहाँ तक कि अगरतला अगरतला जो इसका कैपिटल भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक, अवैध मतलब होता है आपका इलीगल, आवक मतलब इन्फिल्ट्रेशन, जो आना जाना लगा रहता है, यहाँ जबरदस्त है और इसे सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। सामाजिक स्वीकृति मतलब वहाँ के लोकल लोग इसको इलीगल नहीं मानते। सो यही इसमें कहा गया है। यहाँ की असाधारण जो अनएक्सपेक्टेड जनसंख्या वृद्धि है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका मेन रीजन यही है, मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता है। सो असम और पश्चिम बंगाल जो इंडिया के पार्ट है, वहाँ से भी लोग जो है इसमें त्रिपुरा में आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से भी आ रहे हैं और असम और पश्चिम बंगाल से भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। सो ये जो इन्फिल्ट्रेशन है बाहर से इधर आने का, बांग्लादेश से और बाकी सब जगह से, वहाँ के जो लोकल जो आदिवासी लोग हैं, वो उससे खुश नहीं है, और वो उससे जो जनसंख्या का संतुलन है, जो पॉपुलेशन का बैलेंस होता है, पॉपुलेशन बैलेंस मतलब लोकल कितने हैं एंड देन जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं, उसको पॉपुलेशन बैलेंस के तौर पे हम मेजर करते हैं। सो वो डिस्टर्ब हो गया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। सो अब इसके बाद लेखक आगे की बताते हैं कि वो अगरतला पहुंच गए, कैपिटल पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द यानी उसके आसपास शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। तो त्रिपुरा पहले में काफी मंदिर और महल हुआ करते थे, जिसमें से एक महल का नाम उन्होंने दिया उज्जैंत महल। उज्जैंत महल जो है, ये बहुत बड़ा महल हुआ करता था, जो राजाओं का महल था, और जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राज्य विधानसभा मतलब स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली बैठती है। जैसे पार्लियामेंट होता है, वैसे हर स्टेट की अपनी अपनी असेंबली भी होती है, और स्टेट असेंबली का एक बिल्डिंग होता है। लेकिन अब इन्होंने इस उज्जैंत महल, ये जो महल था, जो राजाओं का महल था, उसी को असेंबली बना दिया। राजाओं से आम जनता को, ये सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप से प्रतीकित करता है। इसका मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि सत्ता हस्तांतरण जो राजा से, जो अब जो डेमोक्रेसी के तौर पे आ गया है, जिसमें स्टेट असेंबली हो गई है, पहले राजा हुआ करते थे उस जगह पे। आप इसको एक नाटक के तौर पे, जैसे आप एक प्ले कर रहे हैं, उस प्ले में जैसे आपने पहले दिखाया कि एक महल है जिसमें पहले राजा हुआ करते थे, और अगले ही पल वो महल में राजा को हट करके अब वो मिनिस्टर्स होने लगे हैं, और वहां पर एक स्टेट असेंबली बन गई है। तो वो उसको दिखाता है। आज भी लोगों को याद आता है कि यार, ये जो उज्जैन महल था, ये पहले राजा हुआ करते थे, और अब इसी पर स्टेट असेंबली हो रही है। तो वो उसका एक प्रतीकात्मक रूप है। इसी भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। सो ये क्या है, 183 क्रमिक राजा। 183 क्रमिक राजा मतलब कि 183 राजा जो है, एक के बाद आए, जो माणिक्य वंश, जो यहाँ का सबसे सक्सेसफुल डायनेस्टी था त्रिपुरा का, उसमें सबसे सफल शासक माने जाते हैं। और उसका अंत इस तरह से होगा कि उनके महल को ही एक स्टेट असेंबली में बंद कर दिया जाएगा। तो वो ये दिखा रहे हैं कि स्टेट असेंबली और महल किस तरीके से चेंज हो गए। और पहले वहाँ पे राजा जो लगातार एक के बाद एक, 183 राजा एक के बाद एक आए, जो कि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सफल शासकों को प्रतीकित करता है। आइए अब देखते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। मतलब मल्टीपल रिलीजियस जो अमलगमेशन है वो है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां, मतलब जो इंडिया के, अगर आप देखोगे कितनी एससी हैं और एसटी हैं, तो उसमें एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है। और विश्व के चार बड़े धर्म अगर आप सर्च करेंगे, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिस्ट माने जाते हैं। सो वो सारे के सारे, उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पेचारथल, पेचारथल एक अगरतला के जस्ट बाहर का हिस्सा है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उन्होंने बौद्ध मंदिर भी देखा, जो अभी हमने आपसे बात की। पूछने पर मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से दो, जो 19 कबीले हैं वहाँ पर, उनमें से दो हैं, एक चकमा और एक मुग महायानी। ये बौद्ध हैं, अभी भी बौद्ध हैं। तो चकमा का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं होगा तो आप इस पे रिसर्च करिए, चकमा शरणार्थी कौन थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी। ये आप शायद सोशल साइंस या किसी और में भी आगे पढ़ेंगे। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। तो बर्मा जो आज की डेट में पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, और म्यांमार तो अभी भी म्यांमार है। सो अब
त्रिपुरा का बर्मा से कितना दूर है, और त्रिपुरा म्यांमार से कितना दूर है, और उसका जो कनेक्टिविटी है वो चटगांव से कैसे होके आ रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिए और देखिए ये रास्ते कैसे हुए हैं। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई। तो बर्मा की जो कैपिटल है वो रंगून थी। तो रंगून से वहां पर जो मुख्य, जो मेन बुद्ध की जो स्टेचू है वो 1930 में लाई गई थी, यानी करीबन 70 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई थी। अ, उस उससे भी पहले वहां से लाई गई थी उस मंदिर में। सो अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा, यानी नेशनल हाईवे 44 उन्होंने पकड़ा। और टीलिया मुरा एक कस्बा है, एक छोटा सा, मतलब जो सिटी का जो एक पार्ट होता है उसको कस्बा बोलते हैं। जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। तो कस्बा था लेकिन वो एक्चुअली शुरू में गांव था, लेकिन अब तो धीरे 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 लोगों के इन्फिल्ट्रेशन से और लोगों के सेटलमेंट से वो गांव जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। या मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया, एक इंसान है जिनकी बात हो रही है, जो एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं। लोक गायक जो होते हैं, जो फोक सॉन्ग गाते हैं, वहाँ के बहुत ही फेमस फोक सॉन्ग गाने वाले हेमंत कुमार जमातिया जी थे, जो 1996 यानी 1996 में नाटक एकेडमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। तो इंडिया का टॉप मोस्ट अवार्ड होता है जो इसमें दिया जाता है, वो संगीत नाटक एकेडमी होता है। उसको उन्होंने 1996 में अवार्ड भी मिला था। सो हेमंत कोक बारोक, हेमंत जो है आदि हेमंत कुमार जमातिया जी कोक बारोक बोली, यानी वहाँ की जो लोकल जो डायलेक्ट है उसको कोक बारोक बोलते हैं, वो गाना गाते हैं वहाँ पे। में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। तो कबीला, जो वहाँ के कई कबीले हैं, आदिवासी कबीले हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं कबीलों के, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। उस लैंग्वेज में से एक जो लैंग्वेज है, एक जो जो बोलने का तरीका है, गाने का तरीका है, वो कोक बारोक बोली है, उसमें से एक है। और उसमें वो गाना गाते हैं। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। तो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, वहाँ का एक आउटफिट था। और ये हेमंत कुमार जमातिया जी उसके एक मेंबर हुआ करते थे। सो उसके वो कार्यकर्ता थे। सो आप PLO के बारे में पता करिए, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, उसकी क्या प्रॉब्लम थी, एंड देन यू विल नो। लेकिन जब उस उनसे मेरी मुलाकात हुई, तब वे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे। सो बेसिकली PLO जो है वो आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप थे, और उसमें ये हेमंत कुमार जमातिया जी उसके मेंबर हुआ करते थे। सो इस तरह के चीजों को अब वो छोड़ चुके थे, और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के इस सदस्य बन गए थे। और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा। जब वहां पे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो जो लोकल काउंसिल्स होते हैं उसके जो मेंबर भी बन गए थे। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन, भोज होता है जो खाने को बोलते हैं, जो दावत होती है, जो आज की डेट में जिसको आप लंच या डिनर बोलते हैं, सो उसको भोज कहा जाता है हिंदी में। सो जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया था, यानी शूटिंग में जितने लोग थे उन सबको एक खाने का आमंत्रण किया गया था। यह एक सीधा साधा खाना था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो नहीं था कि बहुत दिखावे वाली चीज थी। सीधा साधा खाना था जिसमें सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। सो कोई भी खाना, अगर कोई भी चीज अगर आपको प्यार और लगाव के साथ परोसा गया तो अच्छा लगता है। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया था। इसका 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 क्या मीनिंग है, भारत की मुख्य धारा में आई? सो भारत की जो मेन स्ट्रीम है, जो आजकल अगर बाकी आप स्टेट्स में जाके देखोगे, दिल्ली में, हरियाणा में, बाकी और जो मेन मेन स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे मुंह जोर और दिखावेबाज। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा शो करने लगे हैं कुछ, मतलब अगर आप देखोगे थोड़ा करना थोड़ा और दिखाना ज़्यादा, तो मुंह जोर यानी बातें भी मुंह जोर, मतलब मुंह से काफ़ी, मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो जो उतना ज़्यादा उसकी वो इम्पोर्टेंस है नहीं फिर भी, और दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो ये जो जो कल्चर आ गया है वो, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उस कल्चर को ने अभी त्रिपुरा में एंट्री नहीं की है। त्रिपुरा में अभी भी बहुत सादे अच्छे लोग हैं, और सीधे साधे काम करते हैं। तो भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया, और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। सो इसमें तो इसमें जो खास चीज़ है वो ये है कि भोज के बाद, मतलब खाने के बाद, उनसे कहा गया कि आप जरा एक गाना सुनिए सुनाइए। सो उन्होंने वहाँ पर मिजोरम में, सॉरी, जो त्रिपुरा में जो बड़ी अच्छी जो नदियाँ बहती हैं, शक्तिशाली नदियाँ, अब त्रिपुरा में कौन सी नदी बहती है इसके बारे में आप पता करिए कौन सी नदी है, एंड यू नीड टू नोट इट। और त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी
प्रतीत होती हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक एस डी बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वो त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। सो एस टी वर्मन का नाम अगर आपने नहीं सुना है, सो आप एक बार सर्च करिएगा, लेकिन आर डी वर्मन का नाम तो शायद आपने सुना होगा। सो एस टी वर्मन के पुत्र थे आर डी वर्मन, और आर डी वर्मन ने बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवीज में म्यूजिक दिया था। बट एस टी वर्मन उससे पहले भी थे। उन्होंने उन्होंने और भी काफ़ी अच्छी बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग, बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे वो बेसिकली, और आर डी बर्मन भी म्यूजिक डायरेक्टर थे। सो ये लोग त्रिपुरा से ही आए थे। आप इनके गाने, इनके इनके जो थी, आप जरूर सुनिएगा, आपको पसंद आएंगे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। सो एक्चुअली वो वहाँ के जो किंग्स थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, उससे वो बिलोंग करते थे। अब टीलियामुरा शहर, जहाँ पे ये लोग थे, जहाँ पे इनको भोज दिया गया था, शहर के वार्ड नंबर 3। वार्ड क्या होता है कि हर एक जो सिटी होती है उसको एक छोटे छोटे और भी पार्ट्स में बांटते हैं, इसको वार्ड बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप पता करिए कि आपका वार्ड नंबर कौन सा है, और हर वार्ड का जो म्युनिसिपल के इलेक्शन होते हैं वो वार्ड के हिसाब से होते हैं। सो उस पर्टिकुलर वार्ड की बात हो रही है। मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय थे। मोचियो वो होते हैं जो जूतों का काम करते हैं, तो वो एक अलग कम्युनिटी थी, वहां से थे। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्य यंत्रों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। थाप मतलब जो चीज आप अपने हाथ के इससे जिस चीज को बजाते हो, वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे तबला इससे बजाया जाता है, ढोल इससे बजाया जाता है। सो उसको वो बनाते भी थे और उसकी मरम्मत भी करते थे। अगर वो खराब हो गया, टूट गया, तो उसकी मरम्मत का काम भी किया करते थे। जूते के अलावा ये काम भी करते थे। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी। ये महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। सो रेडियो पे भी उनके शो आते थे और अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी, यानी कि जो म्युनिसिपल में जो उनका म्युनिसिपल काउंसिल में जो उनका रिप्रेजेंटेशन था उसमें भी थी वो। वे निरक्षर थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता, यानी वार्ड की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, यानी स्वच्छ पेयजल, यानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। तो उन्होंने जो नगर का जो पंचायत था, जो वहाँ का जो सिटी के जो पंचायत कमी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि हमारे वार्ड में जो है वो नल का पानी, यानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है, उसको पहुंचाइए। और मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी। तो मुख्य गलियां, जो मेन जो गलियां हुआ करती थी, वो वहाँ पे मिट्टी की थी। मतलब वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने बोला कि इसको जो है थोड़ा पक्का बनाइए और ईंटें बिछाइए। तो उसके लिए उन्होंने काम किया। बावजूद इसके कि वो निरक्षर थी, लेकिन फिर भी वो सारी चीजों को समझती थी, लोगों के कष्टों को समझती थी और उसके लिए इनिशिएटिव भी लेती थी। हमारी उन्होंने 2 गीत गाए, ये भी गायिका थी। और उनके पति ने शामिल और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई। तो गाना खत्म होते ही वो तुरंत एक हाउसवाइफ की भूमिका में आ गई, और बगैर किसी हिचक के लिए हमारे लिए चाय बना कर ले आए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी गायिका हूँ, मैं वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ और मैंने ये काम किया। जरा सा भी उनके अंदर कोई भी अहंकार, किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं थी, और तुरंत वो चाय बना करके भी ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में, जैसे नॉर्थ के किसी भी गांव में आप चले जाइए, ऐसा होना असंभव संभव नहीं है। क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहां अब भी चलन में है। ये जो स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा, मतलब कि अ, अ, अछूत प्रथा वहां भी अभी भी, वहां पर अभी भी जो अनटचेबिलिटी है वो अभी भी प्रीडोमिनेंट है। और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इस अनटचेबिलिटी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्लीन रखना चाहते हैं अपने आप को, मतलब कि कोई हमें टच कर दे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। सो वो चीजें अभी भी नॉर्थ में है, लेकिन ऐसा नॉर्थ ईस्ट में, लाइक त्रिपुरा में नहीं था। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले सो जैसे मैंने आपको पहले पीएलओ के बारे में बात की, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एक आउटफिट था, जो आर्म्ड आउटफिट था, जो लोगों को, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोज कर रहा था। तो वहां पर कई बार
हिंसा होती रहती थी। सो मुख्य तो त्रिपुरा की हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टीलियामुरा ही है। तो टीलियामुरा अंतिम पड़ाव मतलब जहाँ पे आप रुक सकते हैं रात को, उसको पड़ाव बोलते हैं। टीलियामुरा एक जगह का नाम था जो मतलब अब आप एंटर करोगे उससे पहले टीलियामुरा ही है। अब टीलियामुरा के बाद अब आप आगे चल रहे हैं, लेखक आगे चल रहे हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यानी NH 44 पर अगले 83 किलोमीटर 83 किलोमीटर यानी मनु मनु एक जगह का नाम है, आगे तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। तो सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फोर्स होती है। और वो उनके ट्रक्स होते हैं जिसमें आर्म फोर्सेस होते हैं। और वो एक काफिले मतलब एक के बाद एक ट्रक और उसमें सब चलते हैं ताकि वो आपको सुरक्षा कर सकें। तो 83 किलोमीटर तक जो रास्ता था उसमें आपको अ, उस ट्रैफिक में होके चलना पड़ता था ताकि ये जो हिंसाग्रस्त जो है ताकि कोई अटैक ना कर सके, कोई आउटफिट आपके ऊपर कुछ कर ना ले। उनसे सुरक्षा के लिए था। मुख्य सचिव और आईजी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया, चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं मुख्य सचिव, और आईजी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ के दोनों थे, से मैंने निवेदन किया कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। सो उन्होंने कहा कि जो काफिला था वो एक तरह से हमें आगे आगे चलने दें। थोड़ी ना नुकर के बाद पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियार बंद गाड़ी में चलना होगा, यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। उन्होंने कहा कि ये देखिए आपका रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको हम जिस गाड़ी में आप चलोगे उसमें हमारे साथ आर्म्ड जो आर्मी के सीआरपीएफ के बंदे होंगे, और ताकि आपकी सुरक्षा को हम इंश्योर कर सकें। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। दोपहर में 11 बजे दिन में चलना शुरू हुआ, और अपनी शूटिंग के काम में मैं इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे दो पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। तो मैं आराम से शूटिंग कर रहा था, लेकिन मैं तब तक ध्यान नहीं दिया। और जब तक ये आवाज मेरे कानों में पड़ी, 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था, उसने कहा। तो मेरे को आवाज सुनाई दी। लेखक बोलते हैं, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये सुन के उनको एक अजीब सा डर का उनके बॉडी में एक डर की लहर चली गई कि मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूक लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। तब उनका एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, मुझे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे, मनु जो सिटी था वो एक नदी के नाम पे बना था, इसका नाम मनु नदी थी, स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, उस नदी को पार करने के लिए एक पुल था। सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था जब सनसेट हो रहा था, कहने का मतलब। और जब सन की जो रेज होती है वो जब पानी के ऊपर पड़ती है तो शाम के टाइम में जो उसकी जो कलर होती है वो गोल्ड की तरह लगती है। उसी को ये बता रहे हैं। वहां मैंने एक और काफिला देखा। उस नदी में मैंने एक और काफिला देखा, एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला। बांस का एक काफिला जिसमें विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी, और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। उन्होंने नदी में देखा कि एक बहुत बड़ा काफिला था जो एक पानी में एक समझे एक नाव की तरह था, और जो एक ड्रैगन की तरह बड़ा सा लग रहा था। और उसमें उसको करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सिर्फ 4 लोग थे। और जैसे हमारे पास पूरा काफिला ट्रकों का पूरा पूरा काफिला था, सीआरपीएफ की पूरी फौज थी, वैसा नहीं था वहां पे। वहां पे सिर्फ 4 व्यक्ति थे। वही इसको बता रहे हैं। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। तो त्रिपुरा के जो नॉर्थ में आ चुके थे ये। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखें तैयार करना। अगर आपने अगरबत्ती देखी होगी, अगरबत्ती में एक पतली सी सीख होती है। अब वो सीख कौन बनाता है, तो उसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई तो होगा ही। सो वो काम जो है यहाँ पर हुआ करता था। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था, कर्नाटक और गुजरात। लेकिन यहाँ से जो सीख आती थी वो यहाँ से सीखें तैयार होती थी, फिर अगरबत्ती बनने के लिए कर्नाटक और गुजरात जाता था। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है। कैलाश शहर नॉर्थ में पड़ता है, जो उत्तरी त्रिपुरा जिले का मेन हेडक्वार्टर है।
नॉर्थ का हेडक्वार्टर जो है कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी और उस जिलाधिकारी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिसको डीएम भी बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, जो केरल से आए हुए एक नौजवान निकले। सो आपको पता होगा यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट जिस पे लोगों को डीएम बनाया जाता है, वो किसी भी काडर के होते हैं, किसी भी स्टेट के होते हैं, और उनकी पोस्टिंग होती है। तो ये बंदा जो था, ये जो जिलाधिकारी था, ये केरल का बंदा था, लेकिन वो उनकी पोस्टिंग जो थी वो त्रिपुरा में हो गई थी। और जो वहाँ के वो डीएम थे, जिलाधिकारी थे। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही। तेज तर्रार बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी आलसी नहीं थे। मिलनसार, एक दूसरे से मिलने में मतलब आसानी से दोस्त बना लेते थे, और बहुत ही एनर्जेटिक थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस, टरू पोटैटो सीड्स, सो एक पोटैटो सीड्स की एक खेती है, को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। तो ये इन्होंने एक जो डीएम के कई काम होते हैं, डीएम के कई कामों में एक काम ये भी होता है कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। सो उन्होंने ये बताया कि टीपीएस की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिलों में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों को की जरूरत, जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो आलू के बीज होते हैं, वो 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। मतलब अगर 1 हेक्टेयर में अगर आपको आलू बोना है, सो आलू के बीज आपको 2 मीट्रिक टन चाहिए पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर, हेक्टेयर जो है ये जो आपका फील्ड है, जो आपका खेत है, उसका उसका एरिया है। ओके, 10 पर 4 स्क्वायर मीटर होता है हेक्टेयर। इसके बरक्स टीपीएस को सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुलाई की चाहिए। तो जहां पर 2 मीट्रिक टन, मतलब 2000 केजी 1 हेक्टेयर में चाहिए था बीज, वहां पे सिर्फ 100 ग्राम। सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो 1000 और 2000 केजी और 100 ग्राम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जिस सिर्फ 100 ग्राम में टीपीएस अगर आप यूज करोगे, तो 1 हेक्टेयर पूरे खेत में अगर आपको आलू की फसल उगानी है, सिर्फ 100 ग्राम बीज की ही जरूरत पड़ती है। सो इट वाज रियली अ वंडरफुल डेवलपमेंट। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अपना सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल जो आसपास की स्टेट थी, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम, मतलब बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे थे अदर कंट्रीज को भी किया जा रहा था। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। तो कलेक्टर ने बोला अपने एक सबॉर्डिनेट को कि इनको मुराई गांव ले जाओ, जहाँ पे टीपीएस होती है, ताकि वो देख सकें और उसको उसको भी शूटिंग कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, और लोगों को बता सकें कि ऐसा हो रहा है। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? अचानक डीएम ने बोला कि आप क्या आप उनाकोटी जाना है? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने ये नाम कभी सुना हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं था। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा, नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से है। शंकर जी के जो तीर्थ स्थान होते हैं, उसमें से एक बड़ा तीर्थ स्थान जो है वो यही है, उनाकोटी। संसार के इस हिस्से में जहां युगों से, कई कई युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ, तो एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। यहाँ पे सिर्फ आदिवासी ही थे, उन्हीं के रिलीजन फॉलो किए जाते थे। अचानक ये यहाँ पे ये शंकर जी का एक तीर्थ स्थान कैसे है? ये काफी आश्चर्य की बात थी। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, काफी अंदर है जंगल में। हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर थी। जहाँ पे वो लोग थे उस समय, वहां से सिर्फ 9 किलोमीटर जाना था। और सो उसके लिए वो सोचने लगे कि सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। तो अब मैंने जब ये सुना कि वो एक शैव तीर्थ है और काफी बड़ा शैव तीर्थ है, तो मुझे उस पर जाने का काफी मन करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था, मतलब कि इस जगह से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि मैं जाना चाहता था। टीलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैंने खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस महसूस करने लगा था। तो मुझे जंगल के अंदर जाने में उतना डर नहीं लगा, क्योंकि मैं टीलियामुरा से मनु तक की जो मैंने जो यात्रा की थी, और जिस तरह का डर जो उस डर से जो मैंने विजय प्राप्त की थी अपने आप को, तो मुझे लगता था कि मैं अब ज्यादा करेजियस हो गया हूँ, ज्यादा साहसी हो गया हूँ। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा। यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। सो मैंने जाने के लिए यस बोल दिया। अगले दिन ही जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए, और यहाँ तक कि उनाकोटी में ही हमें लंच कराने का भी प्रस्ताव रखा। सो उनाकोटी में बोला कि हम आपके सारे जो
जो अरेंजमेंट है, सेफ्टी के अरेंजमेंट है, हम सारा आपके लिए कर देंगे, डीएम ने बोला। और वहाँ पर आपको आपको लंच भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, मतलब कि उनाकोटी में। लेकिन इस 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एक हाथ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती थी। तो हम सुबह तो पहुंच गए थे 9 बजे, लेकिन उसमें अंधेरा था। यानी मतलब कि सन तब तक राइज नहीं हुआ था, बिकॉज चारों तरफ जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और सन उस पहाड़ों से निकल करके जब तक बाहर आता तब तक 10 बज गए थे। तो सुबह होने में 10 बज जाते। उनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम। दंत कथा, दंत कथा मतलब जो बातें एक दूसरे को बोल के सुनाई जाती है, उसको दंत कथा बोला जाता है। ठीक है। कोई लिखी हुई इसकी कहानियां नहीं होती हैं। दंत कथा मतलब दांत से रिलेटेड है, जो आप बोल करके एक को सुनाते हो, फिर दूसरा किसी और को सुनाता है, फिर तीसरा किसी और को सुनाता है, और वो युगों से आदमी एक दूसरे को सुनाया जा रहा है। के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 कोटि से एक कम मूर्ति है। तो इसमें ये कहा गया कि ऊनाकोटी में शिव की बहुत सी मूर्तियां हैं, लेकिन 1 करोड़ से एक कम है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाकों में फैली हुई, 10 वर्ग किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया, और ये सारी मूर्तियां उसी इलाके में फैली हुई हैं। और जो शासन है, पाल डायनेस्टी इसमें जब राज करती थी इस जगह पे, सो नाइन्थ से दौरान 9वीं से 12वीं सदी से के 300 वर्षों में, सो 900 से 1200 के बीच में 300 वर्ष हो गए, से यहाँ चहल पहल रहा करती थी। मतलब लोग काफी ज्यादा आते जाते थे, मिलते थे, मतलब काफी लोग रहा करते थे यहाँ से। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां, मतलब जिसका जो पहाड़ों को काट करके एक बेस, उसको बेस दे करके और फिर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी के पर गंगा के अवतरण के मिथक को अ, चित्रित करती है। सो आपने ये सुना होगा, भागीरथ ने कैसे रिक्वेस्ट किया था कि पृथ्वी पर गंगा नदी किस तरह आए। तो शिव जी ने अपने जटाओं में उसको बांध करके फिर धरती पर लेकर के आए थे। जो ये मिथक मिथक मतलब माइथोलॉजी है, उस माइथोलॉजी को एक बड़ी सी चट्टान पर एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, उसको दिखाती है कैसे है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली आए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया। वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर पैरने दें। सो ये एक मैथोलॉजी में एक है, जिस तरीके से गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है, और उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। इससे बड़ी कोई आधार मूर्ति नहीं है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात, जो वाटरफॉल होता है उसको जल प्रपात बोलते हैं हिंदी में। तो ये पूरे साल वाटरफॉल बहता रहता है, पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दः मतलब एक एक शब्द देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किया सके हैं। चिन्हित मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके कि किसने इनको बनाया है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार हुआ करता था, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, कल्लू कुमार। उसने बनाया था। यह पार्वती का भक्त था, और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले जाने को तैयार तो हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। तो शिव जी उसको नहीं ले जाना चाहते, तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ मूर्तियां बना दो। सो कल्लू को जाने का इतना ज्यादा वो था कि उसने अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, करता रहा। लेकिन जब भोर हुई, यानी जब सुबह हुई, तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली, मतलब 1 करोड़ से एक कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इस बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ उन्नाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। सो ये एक कहानी है जो वहाँ के लोग दंत कथाओं के थ्रू लोगों को सुनाते हैं, कि इस तरह के दैट्स अ रीजन कि यहाँ पर 1 करोड़ मूर्तियां हैं। इतनी छोटी जगह पे इतनी सारी मूर्तियां कहाँ से आई, उसके पीछे ये कहानी है कि कल्लू कुमार ने ये बनाया था, और शिव जी ने फाइनली उसको नहीं ले गए, क्योंकि वो 1 करोड़ से कम था सारी मूर्तियों की संख्या। इस जगह की शूटिंग करते समय पूरी करते शाम के 4 बज गए। तो शाम के 4 बजे वहां पर क्या होगा, सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना भयावना अंधकार छा गया। तो 4 बजे ही अंधेरा हो गया, बिकॉज जो सन था वो जो पहाड़ों के
पीछे जाके छुप गया तो फिर अंधकार होने लगा, और भयावना मतलब भयानक, मतलब डरावना अंधकार। सो जब चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाए तो काफी ज्यादा डरावना लगता है। मिनटों में जाने से बादल भीग रहा है, अचानक कहाँ से बादल आ गए। जब तक हमने अपने उपकरण समेटे, अपने इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इकट्ठा किए जाने के लिए, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। सो बादल, अचानक बादल आ गए और बहुत तेजी से आवाज होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसे मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया। सो ऐसा लग रहा था ये शिव जी का तांडव शुरू हो गया है। और ये वैसा ही था जो 3 साल बाद, यानी 1999 की कहानी थी, और 2001 में एक सर्दी की सुबह जब वो अपने अचानक एक आवाज से जाग करके उठे थे, वो कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने उन्नाकोटी में 3 साल पहले 1999 में देखा था। सो ये पूरी कहानी हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।